Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, we are reading the third chapter of your book, of your Hornbill book, Discovering Tooth, the Saga Continues by A.R. Williams. And we have studied the chapter up to a long details. उतना हम अब दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, बहुत लेंथी चैप्टर है. सो लिसन द प्रीवियस वीडियोस फॉर रिवीजन. जहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमने पढ़ लिया था टट की बॉडी को हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर करा था 1922 में. उसके बाद जाही हवास ने उसको डिस्कवर करा है 2005 में. और जाही हवास जो है बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है. ही वॉज वेरी सैड बिकॉज हार्वर्ड कार्टर ने उसको बहुत बुरी तरह से हैंडल करा था, और जिसकी वजह से बॉडी में से कुछ बोन्स जो हैं वो मिसिंग भी हो गए थे, जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने 1968 में रिवील करा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. रिवीजन के लिए आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को स्टडी करिए. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी. ऑथर A.R. विलियम्स बता रहे हैं आज के ज़माने में डायग्नोस्टिक इमेजिंग कहते हैं मीन्स किसी चीज़ को डायग्नोस करना, उसकी जांच पड़ताल करना. मीन्स आज के ज़माने में अगर किसी भी डेड बॉडी या किसी भी चीज़ की इमेजिन करना, उसको स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CT स्कैन. ठीक है, आजकल CT स्कैन के थ्रू किसी भी डेड बॉडी को बड़े ही आराम से उसको बिना डैमेज करे स्टडी किया जा सकता है. CT स्कैन, ठीक है, बाय विच hundreds of X-rays in criss-cross section are put together. CT स्कैन से जब हम किसी भी बॉडी को स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, 100 ऑफ एक्सरे, एक साथ 100 एक्सरे लगभग निकलते हैं क्रिस क्रॉस सेक्शन में, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड के स्लाइसेस. मीन्स उसमें एक्सरे की तरह पूरी बॉडी का एक मोटे रूप से एक पिक्चर नहीं निकाला जाता, बल्कि बॉडी को लेयर्स में, ब्रेड की तरह लेयर्स में डिवाइड करके उसके पतले पतले माइन्यूट महीन जो हैं, जिसको हम कहेंगे एक्सरे निकाले जाते हैं. एक तरह से उसको स्टडी एक्सरे निकाले जाते हैं, लेकिन लेयर्स में, पतले पतले लेयर्स में डिवाइड करके, ताकि ईच एंड एवरी particular or we can say pick of the body can be studied with a minute detail. Bread to create a 3-dimensional virtual body. और ये इसलिए किया जाता है ताकि एक 3-dimensional इमेज जो है वो बॉडी की निकाली जाए, यानी 3D इमेज निकाली जाए. What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? अब जो जाही आवाज़ हैं वो ये मतलब कह रहे हैं कि क्या एक CT स्कैन में एक्सरे से भी ज़्यादा कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे. And could it answer two of the biggest question still lingering about him? And he is also asking, can this CT scan reveal two of the most famous question about the death of TUT? TUT की जो डेथ है उसके साथ जो 2 क्वेश्चन अभी तक जुड़े हुए हैं, क्या ये CT स्कैन उनका आंसर दे सकेगा? और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही डाइड, वो कैसे मरा था, एंड हाउ ओल्ड was he at the time of his death, and what was his age when he died. क्या CT स्कैन के थ्रू इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल जाएंगे? अब ये क्वेश्चन था. अब ये CT स्कैन कब हो रहा है, ये सब आपको समझने वाली बात है 2005 में, जब जाही आवाज़ ने टट के टॉम को दोबारा डिस्कवर किया है. किंग्स टट डिमाइस कहते हैं अंत को या पतन को, वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड. Author means A.R. Williams is saying that the end of King Tut is an important event even by the royal standard, means even by the royal means. क्यों था ये important? He was the last of his family's line, because King Tut was the last king of his family. That is why his death was very important, and his funeral was the death of rattle of dynasty.
and with the funeral, or we can say with the death of King Tut, his dynasty, his royal family has also come to an end. That is why the death of the King Tut was very important, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the confusion is that particulars means the facts, the data about his death. His passing away means about his death, and his aftermath means what has happened to him after his death. They are unclear, they are not clear, they are लिंगरिंग, दे आर अनसॉल्व। तो ऑथर बता रहे हैं कि किंग टट के जो डेथ के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं वो अभी अनसॉल्व हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि किस तरह जो किंग टुट हैं वो उनके टॉम को डिस्कवर किया गया, फर्स्ट इन 1922 बाय जाही हवाज, देन इन 2005 first in 1922 by Howard Carter, and then in 2005 by Zahi Hawaz, and in between एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने 1968 में टट के टॉम को दोबारा डिस्कवर करके उसका एक्सरे किया था। एंड वी ऑल्सो स्टडीड हाउ द विजिटर्स टुक इट एज एन अमेजिंग इवेंट, हाउ दे वर क्यूरियस, और क्या क्या रिचेस थे, क्या क्या खजाने थे जो रॉयल डेथ के साथ, टट की डेथ के साथ, उसके ग्रेव के साथ निकले। ये सारे फैक्ट्स हमने, और किस तरह जाही हवास ने हावर्ड कार्टर को ब्लेम करा है फॉर रेकलेस हैंडलिंग ऑफ द ममी ऑफ किंग टट। अब आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस सबसे थोड़ा सा हटके है। उसमें ऑथर AR विलियम्स ने हमें किंग टुट के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बताया कि किंग टुट से पहले कौन से राजा आए, यानी उसके फादर, उसके फोरफादर, और उन्होंने अपने डायनेस्टी, अपने किंगडम के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एमनहोटेप थर्ड, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं कुछ। एमनहोटेप थर्ड जो थे, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वो टट के ग्रैंडफादर थे या फादर थे, वैसे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो टट के ग्रैंडफादर हैं। वॉज अ पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने इजिप्ट को 4 डिकेड्स यानी 40 ईयर्स के लिए रूल करा एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। जो 18 सेंचुरी की गोल्डन एज थी उसकी हाइट तक उन्होंने उसको रूल करा था। किसको? इजिप्ट को, क्योंकि 18 सेंचुरी जो थी वो बहुत अच्छी एज मानी गई है इजिप्ट के लिए। उस टाइम पे वो इजिप्टियन जो थे दे वर वेल्दी, दे वर हैप्पी एंड दे वर फ्लोरिशिंग। उसके बाद जो हिज सन एमनहोटेप IV, ठीक है, देखो नाम वही है, एमनहोटेप थर्ड जो थे वो ग्रैंडफादर थे टट के। उसके बाद उनका जो बेटा आया एमनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसने उनको सक्सीड करा, मीन्स उनके बाद आया, उनकी नेक्स्ट जो राजा था वो एमनहोटेप IV था, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और ये जो एमनहोटेप IV था उसने इनिशिएट करा, मीन्स उसने शुरुआत की किसकी? वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड, एक बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब सा एक समय, एक पीरियड शुरू करा, किसमें? हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। उसने इजिप्ट की हिस्ट्री में एक बड़ा ही स्ट्रेंज पीरियड शुरू कर दिया, बिकॉज ही डिड सो मैनी स्ट्रेंज थिंग, he did so many changes that his time was regarded as a strange period in the history of Egypt. उसने क्या करा वो आगे पढ़ते हैं। एमनहोटेप IV ने the new pharaoh promoted the worship of Aten, ये जो नया राजा था उसने किसकी वर्शिप प्रमोट करी, शुरू कर दी? एटेन की। एटेन का मतलब होता है द सन डिस्क, यानी सूरज की। ये जो नया राजा आया एमनहोटेप IV, इसने अपने राज्य में चल रहे पुराने देवी देवताओं को, उनके मंदिरों को, उनकी पूजा को खत्म कर दिया। ही अबॉलिश्ड ऑल द रिचुअल्स, ऑल द वी कैन से ऑल द कस्टम, और वी कैन से
all the on running beliefs, all the ऑन रनिंग बिलीफ्स ऑफ हिज पीपल, उसके टाइम पे जो भी चल रहे थे उनको खत्म करा, और उसने एक नए देवता जिसका नाम उसने एटन रखा, जिसका मतलब होता है सन डिस्क, यानी उसने सन डिस्क की पूजा करना शुरू कर दिया। चेंज हिज नेम टू आखेटेन, और उसने अपना नाम ट्यूटन खामुन से बदलकर आखेटेन कर लिया। क्यों करा उसने आखेटेन? क्योंकि देखिए इसमें उसने एटन की पूजा करी है और इसके लास्ट में भी एटन आ गया, ठीक है। तो क्योंकि वो एटन का फॉलोअर था, एटन को वर्शिप करता था, तो उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया। वो इतना फॉलोअर था, इतना हार्ड फॉलोअर था कि उसने अपना नाम भी आखेटेन कर लिया, क्योंकि उसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, क्योंकि उसके नाम का मतलब हो गया था सर्वेंट ऑफ एटन। वो एटन को वर्शिप करता था, उसको फॉलो करता था, इसलिए उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, आखेटेन कर लिया एमेनहोटेप IV से। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेटेन। और यहाँ तक कि उसने अपनी कंट्री की जो कैपिटल थी उसको भी चेंज कर दिया। पहले उसकी कंट्री की कैपिटल थी थेब्स, और उसने थेब्स की जगह जो नई सिटी आखेटेन थी उसको अपनी कंट्री की कैपिटल बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये भी आखेटेन की सिटी थी, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा सन डिस्क के ऊपर, तो उसने अपने कंट्री की जो कैपिटल है वो भी चेंज कर दी, नाउ नोन एज अमरना। और आज के ज़माने में इस सिटी को आखेटेन की जगह अमरना नाम से जाना जाता है। ये सारे काम किसने करे थे? एमेनहोटेप IV, जिसको बाद में आखेटेन के नाम से जाना जाने लगा। He further shocked the country by attacking आमुन। उसने अपनी कंट्री को एक और शॉक दिया, अपने कंट्रीमैन को एक और झटका दिया। क्या करा? अटैकिंग आमुन। उसने आमुन के ऊपर अटैक करा। अब आमुन कौन है? आमुन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कौन है? अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। ये मेजर गॉड था, मीन्स आखेटेन ने एटन की पूजा शुरू करी, तो एटन से पहले जो गॉड इजिप्ट में पूजा जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी, वो था एमुन। सॉरी, आमुन, ये रहा एमुन। तो आखेटेन ने क्या करा? एमुन की पूजा शुरू कर दी, एमुन की पूजा बंद करवा दी, उसके सारे टेम्पल्स, उसके सारे मूर्तियां सब तोड़ दी, और ये उसने एक दूसरा काम करा। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सैड रे जॉनसन। रे जॉनसन कौन थे? देख लीजिए, रे जॉनसन ने ये सब स्टडी करा, तो उन्होंने कहा ये जो समय था, इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, ये इजिप्ट का सबसे भयानक समय रहा होगा, जब आखेटेन ने आमुन की वर्शिप खत्म करके आखेटेन की वर्शिप शुरू करी, उसकी मूर्तियां तोड़ दी, उसके मंदिर तोड़ दिए, और अपनी कैपिटल भी चेंज कर दी। तो ये जो पीरियड रहा होगा जब लोगों के बिलीफ चेंज हुए, लोगों को कुछ नया फॉलो करने के लिए फोर्स किया गया, दिस कुड बी द मोस्ट हॉरिफाइड पीरियड ऑफ इजिप्ट, ये कहा है डॉक्टर रे जॉनसन ने। रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, द रिसर्च सेंटर इन लक्सौर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। ये शिकागो का एक शिकागो यूनिवर्सिटी है, उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो लक्सौर के एक सेंटर में है। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स की साइट पर ये जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है कि दिस वॉज द मोस्ट हॉरिफिक पीरियड फॉर द इजिप्ट। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhetaten went a little wacky. और जो आखेटेन ने ये सारे काम करे, उसकी वजह से जो फैमिली थी जिसने इजिप्ट के ऊपर इतने सालों से राज्य करा था, इट इज स्लोली एंड स्लोली कमिंग टूवर्ड्स इट्स एंड। वो अपने एंड की तरफ आ रही थी, और इस वजह से धीरे धीरे जो आखेटेन था वो वैकी मीन्स इसेंट्रिक, थोड़ा सा सनक गया था, वो थोड़ा सा अब नॉर्मल भी हो गया था। आफ्टर आखेटेन्स डेथ, आखेटेन की डेथ के बाद, द मिस्टीरियस रूरल नेम्ड सुमेर खाकरेन appeared. Sumer Khakren appeared briefly and exited with hardly a trace. इसके बीच में एक टाइम और आया, मीन्स अभी तक हम 2 किंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आखेटेन, एमेनहोटेप III, एमेनहोटेप IV,
और अगले जो एक और उसके मीन्स एमेनहोटेप 4 या आकेटेन जिसने अपना नाम बाद में कर लिया, आकेटेन की डेथ के बाद एक और राजा जिसका नाम था समेन खाकरेन। समेन खाकरेन जो थे वो इजिप्ट के राजा बने एक छोटे से पीरियड के लिए और एग्जिट कर गए, यानी वो मर गए विदाउट हार्डली अ ट्रेस, और उन्होंने ऐसा कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, मीन्स उन्होंने ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं करा, ऐसा कोई मेजर वर्क नहीं करा जिसके लिए उनको याद किया जाए या जिसके बारे में बताया जाए। जैसे आकेटेन ने तो बहुत कुछ करा था। एंड देन अ वेरी यंग ट्यूटनखामेन टुक द थ्रोन, और समेन खाकरेन की डेथ के बाद ट्यूटनखामेन जो बहुत यंग थे उस टाइम पे, उन्होंने थ्रोन संभाला, उन्होंने राजगद्दी संभाली। यानी ये जो समेन खाकरे हैं ये ट्यूटनखामेन के कौन लगते हैं, ये उसके फादर हो गए, और आकेटेन उसके फोरफादर रहे होंगे, ठीक है, ग्रैंडफादर जिनको हम कहेंगे। किंग टुट एज ही वॉज वाइडली नोन टुडे, ये जो ट्यूटनखामेन है इनको आजकल किंग टुट के नाम से जाना जाता है। देखिए ट्यूटनखामेन भी जो थे उस टाइम पे जब इन्होंने थ्रोन संभाला उस टाइम पे उनका नाम आखेतेन, क्योंकि उस टाइम पे ये भी उन्हीं सारे गॉड की वर्शिप करते थे जो उनके दादाजी यानी उनके ग्रैंडफादर ने शुरू की थी। उन्होंने भी अपना नाम लास्ट में एटन कर लिया, इसलिए टुट का भी नाम उस टाइम पे ट्यूटनखामेन करा। लेकिन आगे देखिए क्या चेंजेस होते हैं। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज के जमाने में उन्हें टुट कहा जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू ट्यूटनखामुन, अब किंग टुट ने फिर से अपना नेम बदला और उसने ट्यूटनखामेन से ट्यूटनखामुन कर लिया, क्योंकि उसने क्या करा, फिर से उसने वर्शिप जो थी एमुन की स्टार्ट कर दी। ही वॉज नॉट द फॉलोअर ऑफ आखेटेन एटन like his grandfather, rather he was the worshipper of Amun like his forefathers। तो उसने एमुन की वर्शिप शुरू करी, क्योंकि एमुन कौन है, लिविंग इमेज ऑफ एमुन। एमुन का मतलब होता है एमुन की लिविंग इमेज। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और उसने फिर से रेस्टोरेशन होता है वापस लाना, रिस्टोर करा, फिर से किसको रिस्टोर करा, पुराने वेज को, पुराने तरीकों को। जो एमुन की वर्शिप उसके ग्रैंडफादर ने क्लोज करी थी वो सारी वर्शिप, वो सारे मंदिर उसने फिर से बनवाए और पुराने तरीके उसने लाए। He reigned for about 9 years। ट्यूटनखामुन ने लगभग 9 years तक रूल करा एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो गई, जिसकी ट्यूटनखामुन की, ठीक है। Regardless of his fame and speculation of his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। Means टुट की जो मम्मी है वो इजिप्ट की इतनी सारी मम्मीज में से एक ऐसी मम्मी है जिसे ये अंदाज़ा ही नहीं है, वो रिगार्डलेस है अबाउट हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। मीन्स टुट को जब वो जीवित था, व्हेन ही वाज अलाइव, उस टाइम भी उसे ये अंदाज़ा नहीं था, और इवन उसके मरने के बाद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो या उसकी मरने के बाद उसकी मम्मी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग और वन ऑफ द मोस्ट फेमस मम्मी ऑफ द इजिप्ट। इस बात का उसको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये फैक्ट है कि वो सबसे फेमस रही है। हाउ मैनी नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि इजिप्ट में कितनी मम्मीज दफनाई हुई हैं, क्योंकि वहाँ का तो ये ट्रेडिशन था, लेकिन उसकी उन सब मम्मीज में से सबसे फेमस मम्मी जो है वो टुट की थी, क्योंकि द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट। इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003। 2003 में इजिप्ट में इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड द स्टिल काउंटिंग। इस प्रोजेक्ट में एक एम था कि इजिप्ट में जितनी भी मम्मीज दफन है उनकी स्टडी की जाए। तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लगभग 600 मम्मीज रिकॉर्ड की गई हैं, और आज भी ये काउंटिंग जो है वो चल रही है। लेकिन आउट ऑफ दीज 600 और सो मैनी मम्मीज, द मोस्ट फेमस मम्मी वॉज ऑफ टुट। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद द
portable CT machine donated by National Geographic Science Society and Sysmans. अभी तक क्या हुआ था, मम्मीज की काउंटिंग की गई, उन्हें डिस्कवर किया गया। अब इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज जो था, जो अगला कदम था, वो था सीटी स्कैन मशीन के थ्रू इन मम्मीज के सीटी स्कैन करना या उनकी स्टडी करना। और ये जो सीटी स्कैन मशीन थी, इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस की तरफ से उसको डोनेट की गई थी, इट्स मैन्युफैक्चर, क्योंकि उन्होंने इसे बनाया था। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड। और इस प्रोजेक्ट में जिन मम्मीज को स्टडी किया जा रहा था, जिनका सीटी स्कैन किया जा रहा था, उनमें सबसे पहली मम्मी किसकी थी? किंग टुट की। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो ऑथर कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि किंग टुट जो है वो अपने जीवन में और अपने जीवन के बाद भी वो नंबर 1 पोजीशन पे रहे। जब वो जीवित थे तब भी वो नंबर 1 थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस and most loved king, and even after his death, because of the mysteries associated with his death, he is on the position of number 1. That is why his mummy got the first chance to be scanned by CT scan machine. तो वो अपनी नंबर 1 पोजीशन को रिटेन करने में कामयाब रहे हैं। A CT machine scanned the mummy head to toe. जो CT मशीन होती है, CT स्कैनर होता है, वो मम्मी को स्कैन करता है हेड टू टो, मीन्स सिर से लेकर पैर तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रिस क्रॉस सेक्शन। और उसके एक एक्सरे में, यानी एक क्लिक में, एक बॉडी पार्ट के लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे निकलते हैं, वो भी स्लाइसेस में। इसी वजह से वो स्टडी जो है वो बहुत माइन्यूट है, मीन्स लेयर्स में बॉडी को स्टडी करते हैं। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। और टट के हेड को स्टडी करने के लिए उसके हेड के 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, मीन्स इतने 0.62 मिलीलीटर स्लाइसेस के लेयर्स में उसके हेड को स्टडी किया गया। इतने पतले पतले स्लाइसेस में उसके हेड के एक्सरे निकाले गए ताकि उसके हेड का जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, जो जटिल स्ट्रक्चर है, उसको समझा जा सके। टेक्स ऑन एरे डिटेल्स, एरे मीन्स स्ट्रेंज, और उन सब से जितनी भी डिटेल्स मिली वो बड़ी ही स्ट्रेंज थी। इन द रिजल्टिंग इमेज, जिससे बहुत एक इमेज सामने आई टट के फेस की। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इसी तरह से टट की पूरी बॉडी को बहुत कह सकते हैं माइन्यूट स्लाइसेस में एक्सरे करके स्टडी किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, एक टीम बनाई गई जिसमें रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक लैब के यानी जो फॉरेंसिक्स थे उसके स्पेशलिस्ट थे, एंड एनाटॉमी, और जो एनाटॉमी यानी साइंस के प्रोफेसर थे उनके भी स्पेशलिस्ट थे। मीन्स टट की डेड बॉडी को स्टडी करने के लिए जो टीम बनाई गई उसमें केवल आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं थे, उसमें रेडियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी प्रोफेसर्स सभी लोग थे। बिगन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस of a gilded burial shrine protected for so long। क्योंकि ये जो टीम थी जिसमें ये अलग अलग तरह के लोग थे, वो प्रूव करना चाहते थे सीक्रेट्स, उन सारे सीक्रेट्स को प्रूव करना चाह रहे थे, उन सारे सीक्रेट्स को ओपन करना चाह रहे थे जो टट की डेथ के साथ जुड़े हुए थे। और आगे राइटर कह रहे हैं इन सीक्रेट्स को क्या हो रहा था, प्रोटेक्ट कर रहे थे। कौन प्रोटेक्ट कर रहे थे? अभी तक इन सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करा था, किसने करा था? विंग्ड गॉडेस, पंखों वाली देवियों ने, यानी एक तरह से एंजल्स उन सीक्रेट्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे। सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने से मतलब है टट की डेड बॉडी। राइटर कहना चाह रहा है कि एनाटॉमी,
प्रोफेसर, रेडियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक जो प्रोफेसर थे, ये सारे मिलकर उन सीक्रेट्स को रिवील कर रहे थे। मीन्स ये सारे मिलकर तट की उस डेड बॉडी को स्टडी कर रहे थे, जिस बॉडी को आज तक विंग्ड गॉडेस जो थी, जो देवी देवता होते थे, ऑफ ग्लेडेड ब्यूरियल, जो ग्लेडेड ब्रूलियल श्राइन का मतलब होता है जो सोने की कब्रों की रक्षा करते हैं, ठीक है, वो रक्षा करने वाले देवी देवता आज तक जिन कब्रों की रक्षा कर रहे थे, उन कब्रों में दफन ममीज की स्टडी अब ये प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट की टीम कर रही थी, ताकि वो उन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठा सके जो इन बॉडीज के साथ दफन हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक समझ में आया है। चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अलग अलग फ्रेजेस में स्टडी करिए, रिवाइज करिए। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और उसके साथ ध्यान रखना है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर की समरी जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दी है, समरी अपने नोटबुक्स में कंप्लीट लिखनी है। सारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन सभी की पहले समरी लिखिए। फिर उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो नोट्स मैंने आपको अपने वीडियोस में पीडीएफ में प्रोवाइड करे हैं, वो नोट्स कंप्लीट अपनी नोटबुक्स में लिखिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और अपनी नोटबुक्स की कॉपीज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। हैव ए नाइस डे, कीप ऑन स्टडी।